नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह उल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सप्ताह 5 व्याख्यान 24 पश्चिम में अनुवाद अध्ययन आरंभ, पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत, पाश्चात्य अनुवाद चिंतक। इसके अंतर्गत पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 4 पर आप आज व्याख्यान सुनेंगे। समाज के विकास में मानव संप्रेषण की संकल्पना उत्पन्न हुई है। इस संप्रेषण के आधार पर अनुवाद की संकल्पना का उदय हुआ। अनुवाद की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन काल से विचार और शोध चला आ रहा है। विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इन विचारों से विभिन्न स्कूलों का निर्माण हुआ। कुछ ने भाषा की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया, कुछ ने इसके अर्थ का विश्लेषण किया, कुछ ने भाषा के विभिन्न कार्यों के आधार पर चर्चा की, जबकि कुछ ने भाषा के संबंध देने वाले पहलुओं पर महत्व दिया। 19वीं सदी में आधुनिक भाषा विज्ञान के उदय के साथ अनुवाद में विचारों की शुरुआत हुई। इसमें भाषा की विभिन्न इकाइयां ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्यांश, वाक्य और पाठ के साथ साथ प्रोक्ति और पाठ पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रोक्ति और पाठ के भाषा के व्याकरण विवरण के साथ अर्थ के विस्तार के वस्तु के रूप में लिया गया। इस प्रकार संरचनात्मक, अर्थपरक, प्रकार्यात्मक, संप्रेषणात्मक और भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित किए गए। इसके माध्यम से अनुवाद का स्पष्ट रूप दिखाई देने लगा। तो हम सिद्धांतों को देख रहे हैं। जैसे पिछले व्याख्यान में समतुल्यता के सिद्धांत को देखा। अब हम और भी सिद्धांतों को देखेंगे इस व्याख्यान में और अगले व्याख्यान में। ये व्याख्यान थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा, अगला व्याख्यान थोड़ा सा छोटा रहेगा। ये व्याख्यान की श्रृंखला है। संरचना परक सिद्धांत। अनुवाद का संरचना परक सिद्धांत भाषा की संरचना के व्यवस्थित प्रदर्शन का परिणाम है। भाषा की संरचना के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने में इसमें कम मात्रा में विभिन्नताएं देखना स्वाभाविक है। ब्रिटिश विद्वान कैटफोर्ड ने भाषा के आधारभूत सिद्धांत और वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर अनुवाद सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका यह सिद्धांत प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें भाषा की इस संरचना के आधार पर अनुवाद का संपूर्ण विवरण प्रदान किया गया। कैटफोर्ड स्वतंत्र और शाब्दिक अनुवाद के बीच भिन्नता दिखाते हैं और ये उल्लेख करते हैं कि भाषा का कोई भी संबंध अपने तदनुरूप ऊपरी या निचली अनुतरण की सतह पर भाषांतरित हो सकती है, जो स्वतंत्र अनुवाद कहलाता है। तो इन्होंने दो के बीच की एक समन्वय लेके आया, जैसे शब्द और मुक्त, दो पर। उनके अनुसार प्रत्येक भाषा विशेष रूप से अनुवाद प्रक्रिया में संबंधित भाषाओं के विश्लेषण के प्रकार परिवर्तन के आधार पर किया जा सकता है और उनमें समान प्रकारों को समन्वित किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि कैटफोर्ड का यह सिद्धांत अनुवादक की व्यवहारिक विशेषता पर कितना प्रभाव डालेगा और अनुवाद प्रशिक्षण के दौरान अनुवादक को तैयार करते समय इससे कितना सहायता मिल सकती है। तो कोई भी एक सिद्धांत तो उसको प्रयोग जब लेके आते हैं तभी जाके हमें समझ में आता है कि इसका प्रयोग कहाँ तक सफल है। लिख तो दिया है इन्होंने सिद्धांत, कईयों ने लिखे हैं, पूरे पश्चिम के विद्वानों ने लिखा है, इन सबको हम देखेंगे। वास्तव में कैटफोर्ड के सिद्धांत पर कई प्रयास हुए, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप सामने नहीं आया। संरचना के आधार पर अनुवाद सिद्धांत के तहत कुछ निर्धारक निर्देश हैं, जिनके आधार पर संबंधित भाषाओं में संरचनात्मक समानता और भिन्नता निर्धारित की जाती है। भाषा की प्रकृति को समझा जाता है और विभिन्न भाषाओं के वाक्य संरचना की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंप्यूटर पहले और दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर सामग्री पर आधारित थे। इन कंप्यूटरों में भाषा की संरचना विश्लेषण और इसके आधार पर अनुवाद सिद्धांत के मशीनीकरण के लिए
संभावनाएं उत्पन्न हुई। अब सिर्फ मशीनीकरण पर आए, जैसे कंप्यूटर में जो है मशीनीकरण हो रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन होते आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा शोध आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का ध्यान केंद्रित होता जा रहा है, विद्वानों का, तो वहाँ जो है वहाँ पे संभावना उसके विकास को लेकर है। इससे कई लाभ प्राप्त हुए हैं। 60वें दशक के माध्यम से अनुवाद की मशीनीकरण के लिए प्रयास बहुत उत्साह के साथ हुआ जो अनुवाद के संरचनात्मक सिद्धांत के परिणाम स्वरूप था। इस प्रकार अनुवाद सिद्धांत के संगठित विकास प्रणाली के पहले चरण में अनुवाद के संरचनात्मक सिद्धांत को महत्वपूर्णता दी गई। इसका विकास मुख्य रूप से बाइबल और ग्रीक और लैटिन के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद के संदर्भ में हुआ। इसमें रूपात्मक समानता पर मुख्य रूप से जोर दिया गया और शब्द प्रतिशब्द अनुवाद सिद्धांत को स्वीकार किया गया। बाइबल के मूल शब्द को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें छोटे बदलाव भी सहन नहीं किया जा सकते थे और इसे माफ नहीं किया जा सकता था। अब जब हम इसके विकास पर बात कर रहे हैं, तो एक तो हम फिर वहीं जाएंगे जहाँ पे बाइबल के अनुवाद हुए, तो वहाँ पे शब्द प्रतिशब्द अनुवाद हो रहे हैं। क्यों उसको जो है उतने प्राथमिकता दी गई? क्योंकि वहाँ छोटे सा एक परिवर्तन भी उसको स्वीकार नहीं जा। जहाँ पे अनुवाद जो है वहाँ पे बदलेगा तो वो स्वीकारा नहीं जाएगा। अगला है अर्थपरक सिद्धांत। भाषा की संरचना को सूक्ष्म विश्लेषण के साथ भाषा के अर्थ पर आंतरिक ध्यान देना शुरू हुआ है। यह भाषा के अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण का स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। इस संदर्भ में एक और जब हम सामग्री की प्रकृति के बारे में सोचते हैं, तो सामग्री का अर्थ क्या है, इस पर भी प्रश्न उठता है। सामग्री के विवरण में प्रसिद्ध विद्वान ऑंगडन और रिचर्ड्स ने पारंपरिक विचारों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी भाषी अभिव्यक्ति का अर्थ अनुभव के आधार पर नहीं बनता, बल्कि सामग्री की अभिव्यक्ति केवल उपयोग के संदर्भ में उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में एक बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या सामग्री को अभिव्यक्ति या भाषिक प्रतीक से अलग देखा जा सकता है? किसी हद तक अभिव्यक्ति के अर्थ को स्वतंत्र रूप से लिया जा सकता है। ऐसे मानने वाले विद्वान अनुवाद के संदर्भ में एक पाठ के अर्थ को दूसरी भाषिक अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करने ही अनुवाद मानते हैं। इस विचार को कुछ विद्वान शरीर और आत्मा के संबंध के रूप में स्पष्ट करते हुए अनुवाद को एक आत्मा सामग्री को शरीर से निकालकर पर काया प्रवेश करने का पुनर्जन्म लेने के रूप में बताते हैं। तो अब अर्थपरक पर जब हम बात करेंगे, तो सामग्री तो उपलब्ध है। जहाँ पे हम अभिव्यक्ति पे बात होती है, तो भाई अभिव्यक्ति तो फिर विषय के आधार पर वो सामग्री बदलेगी ना। अच्छा, हम व्यवहारिक रूप में जब हम बात करेंगे तब उसका प्रयोग बदलेगा। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा के चिन्ह और उनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। प्रत्येक चिन्ह केवल अपने संदर्भ से ही अर्थ प्राप्त करता है। इसलिए एक भाषा के चिन्ह के कई अर्थ हो सकते हैं और वो होते हैं। इसके आधार पर अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ में उपयोग किए गए भाषा चिन्ह के संदर्भात्मक अर्थ को ध्यान में रखते हुए दूसरी भाषा की संरचना में उसी तरह के भाषा चिन्ह का चयन करना चाहिए जो अपनी भाषा के संदर्भ में वही अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो। अंग्रेजी के विद्वान सैमुअल जॉनसन ने शब्द और अर्थ को भाषा के दो भिन्न आयाम पर स्तर माना है। उनके अनुसार मूल की भावनाओं को संरक्षित करते हुए दूसरी भाषा में बदलने ही अनुवाद है, जिसमें अर्थ को बनाए रखा जाए। इस प्रकार अर्थ का अस्तित्व भाषा से भिन्न माना जाता है। इसलिए अर्थ को भाषा से भिन्न किया जा सकता है और इसे दूसरी भाषा में भेजा सकता है, लेकिन अनुवाद करते समय अर्थ को दूसरी भाषा में स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। तो अर्थ परिवर्तित होगा, क्योंकि संकेत एक चिन्ह क्या है, एक शब्द है। शब्द में जो लिपि है वो चिन्ह है, तो वो अर्थ को संकेत करते हैं, लेकिन वो अर्थ जो है वो संदर्भ अनुसार बदलते हैं। तो अनुवाद करते समय हमें इस पर ध्यान देना है। अर्थपरक सिद्धांत का आधुनिक रूप समतुल्यता के सिद्धांत के रूप में आया। इसमें गयात्मक और प्रकार्यात्मक समतुल्यता के लिए महत्व दी गई है। यह सिद्धांत पूर्ववर्ती संरचना परीक्षण के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है,
क्योंकि उस सिद्धांत में सिर्फ भाषा की रूपात्मक एकता ही आधार थी, जिसने अनुवादित रचना में कृत्रिम और भ्रमिक रूप प्रकट हुए हैं। तो अब समतुल्यता के सिद्धांत को हमने देखा पिछले व्याख्यान में, तो वो उसका समतुल्यता हम किन किन आधारों पर देखते हैं। जैसे अर्थपरक सिद्धांत में उसका प्रयोग होता है। अनुवाद के अर्थपरक सिद्धांत के विकास के साथ भाषा के विभिन्न अर्थों का विश्लेषण और भी गहरा हो गया है। अब भाषा के दार्शनिक अर्थ, वाच्यार्थ, भावार्थ, लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ जैसे विषयों पर भी विचार किया जा रहा है। इनके निर्धारण के लिए ठोस नियम स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक भाषा में अपने अभिधापरक चिन्ह के बाद लक्षणापरक और व्यंजनापरक चिन्ह भी होते हैं। तो इसका अभिधापरक अर्थ अलग होता है, लक्षणा व्यंजना से अलग अर्थ निकलते हैं। अनुवाद के अर्थपरक सिद्धांत में ऐसे लक्षणार्थ, व्यंजनार्थ जैसे चिन्हों के अर्थों को प्राप्त कर उन्हें विश्लेषण को महत्वपूर्णता दी गई है और समतुल्यता के आधार पर एकता स्थापित करना अनुवाद के दृष्टिकोण में बहुत उपयोगी माना जाता है। अब अर्थ के विभिन्न स्तर हैं जो संदर्भ के अनुसार हैं, तो वहां पे अनुवादक का दायित्व बहुत प्रमुख है। प्रकार्यपरक सिद्धांत के भाषा केंद्रित अध्ययन के विकास के साथ भाषा के विभिन्न प्रकार्य का ध्यान दिया जा सकता है। यदि भाषा सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है तो यह विचारों का आदान प्रदान का केंद्र भी है। इसके अलावा भाषा अपने उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध को बनाने या विच्छेद के लिए एक सक्षम उपकरण हो सकती है और भाषा को स्वाभाविक रूप से भाषा के निरूपण के रूप में भी माना जाता है। भाषा के विभिन्न प्रकारों को ब्लूलर और रोमन याकोब्सन ने अपने अद्वितीय तरीके से स्पष्ट किया है। यह विचारधारा भाषा को एक अलग तरीके से समझाने का मार्ग खोलती है। इसके परिणाम स्वरूप अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद प्रक्रिया के पहले चरण के लिए एक नया रूप प्राप्त हुआ है। इसमें मूल पाठ के विश्लेषण को करने से पहले अनुवादक को मूल पाठ की भाषा के प्रमुख प्रकार्य का क्या होना चाहिए या देखना चाहिए। इस प्रकार के आधार पर वो भाषा के उपयोग के लिए संदर्भों को निर्धारित करता है और उसके अनुसार अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहां भी जो है ये इसका क्षेत्र के अनुसार, उसकी प्रक्रिया के अनुसार अनुवादक को सतर्क रहना है। इस संदर्भ में अन्य प्रकारों के साथ मिलकर पाठ का प्रकार प्रमुख में है, जिसके आधार पर भाषा के प्रकारों के साथ विवेच्य की जाने वाली पाठ के प्रकार्य को भी निर्धारित किया जाता है। अनुवादक जूलियन हाउस अनुवाद की गुणवत्ता को निर्धारित करने के आधार पर पाठ प्रकार्य के ढांचे को एक महत्वपूर्ण आधार मानती है। उनके अनुसार अनुवादित पाठ की सर्वोत्तम विशेषता का एक ही लक्षण है जो मूल पाठ के प्रकारों के समान होना चाहिए। समान प्रकारों के होने के कारण अनुवादित पाठ मूल पाठ द्वारा उत्पन्न उसी प्रभाव को उत्पन्न करता है। जैसे कि जूलियन हाउस ने कहा, अच्छे अनुवाद में संबंध पाठकों के पार्श्विक मिलने जुलते होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रकारों का महत्व है। संप्रेषणपरक सिद्धांत की भाषा अध्ययन में भाषा की प्रकृति के नए आयाम प्रकट होते हैं। साथ ही भाषा अध्ययन का दायरा भी आकार लेना शुरू कर देता है। अब भाषा अध्ययन संकेत विज्ञान की एक शाखा में बदल गया है, जिसमें भाषा कोड और सारणी के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें एक और विचार, भावनाएं और साधारणाएं जैसे चीज़ों को भाषिक प्रतीकों में कोडीकृत किया जाता है। ये कोडीकरण संप्रेषण के लिए किस सारणी का उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए आधारभूत होता है। इस सारणी की क्षमता और दक्षता का महत्व है, क्योंकि यह संदेश की प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं। इसमें एक भाषा संदेश में सूचना के तत्व की मात्रा कितनी है, इसे देखा जाता है। इन तत्वों को निर्धारित करने के लिए अनुवाद सिद्धांत लक्ष्य भाषा के पाठ के पास
सामान्यतः किसी भाषा के तत्वों के बारे में ज्ञान हो सकता है और कितने तत्व उसके समान ज्ञान की सीमाओं के बाहर हैं यह पहचानता है। यह सामान्य ज्ञान अनुवादित संदेश के पाठ की अपनी भाषा की प्रकृति पर आधारित होता है। इसके अनुसार सारणी व्यवधान की भी संकल्पना भी विकसित होता है। इसके माध्यम से अनुवादित पाठ में उत्पन्न होने वाले अपरिहार्य नुकसान की मात्रा कितनी माफ करने योग्य है इसे समझा जा सकता है। इसके अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक भाषाओं के प्रतीकों को स्पष्ट करने की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। संप्रेषणपरक सिद्धांतों का दूसरा रूप सामाजिक भाषा विज्ञान में विकसित हुआ है। इसमें कौन किसके साथ क्या, कब और कहां बात कर रहा है यह देखा जाता है। इसे भाषा के विभिन्न रूपों का निर्माण होता है। यह सिद्धांत अनुवाद सिद्धांत के लिए बहुत उपयोगी रहा, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किस विशेष रचना के संप्रेषणात्मक विवरण क्या है और अनुवादित रचना की विशेषताएं क्या हैं। वास्तव में ऊपर बताए गए सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांत अकेले में पूर्ण नहीं है, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अनुवाद सिद्धांत अभी भी विकास के चरण में हैं और अनुवाद सिद्धांत इन सिद्धांतों के एकीकृत रूप का परिणाम हो सकते हैं। कई विद्वानों ने अनुवाद के बारे में विचार व्यक्त किया है जिन्हें सिद्धांतों के रूप में माना जा सकता है। तो कई सिद्धांत हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि सिद्धांत तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका प्रयोग करने में दिक्कत हो रही। हम कैसे करेंगे उसको? जब कर रहे हैं तो वहां पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये शोध अभी भी जारी है। तो इसमें टिटलर का नाम उल्लेखनीय है। टिटलर अपने सिद्धांतों में कहते हैं कि मूल रचना के सभी विचारों का लक्ष्य भाषा में पूर्ण परिवर्तन अवश्य है। इसके लिए अनुवादक को मूल रचना की भाषा और चर्चा किए जाने वाले विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषाओं की विभिन्न प्रकृति के कारण अनुवाद में आने वाली जटिलताओं को हल करने के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं की प्रकृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। टिटलर एक और विज्ञान और तकनीकी विषयों के अनुवाद के लिए चर्चा किए जाने वाले विषयों का ज्ञान अनिवार्य मानते हैं, जबकि दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए मूल रचना की पूरी सुंदरता को लक्ष्य भाषा में बदलने के लिए रचना विशेष की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। इसे समझे बिना केवल शब्दकोशों और व्याकरण की मदद से सही अर्थ का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता और न ही लक्ष्य भाषा में आवश्यक अलौकिकता और रचनात्मक उत्पन्न की जा सकती है। तो ये सब जो है वो अनुभव के आधार पर ही होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। टिटलर यह भी कहते हैं कि अनुवाद में मूल लेखक की शैली और लेखन के तरीके को संभवतः संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुवादक को मूल लेखक के साथ साधारणीकरण स्थापित करना चाहिए, उसे लेखक की शैली को शामिल करना चाहिए, अन्यथा मूल लेखक की संवेदना और शैली अनुवादित पाठ में नहीं आ सकेगी। तो मूल पर ध्यान दें तो वहां पे हम शैली पर भी ध्यान दें। टिटलर ने अनुवाद की मूल निष्ठा के बारे में टिप्पणी करते हैं तो अनुवादक को विशेष परिस्थितियों में मूल रचना में कमी या वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसे इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। जो शब्द या वाक्य वो जोड़ता है वो मूल के अनुसार होना चाहिए। उनके अनुसार मूल पाठ से अनुवाद में कमी या वृद्धि की अनुमति कहानी लेखन की तुलना में कविता में अधिक होती है। कविता में कल्पना की शक्ति लक्षणा और व्यंजना और प्रतीकों और बिंबों की अद्वितीय सुंदरता होती है। शब्दों का अनुवाद भावना की अभिव्यक्ति को असंगत बना देता है और कविता की संपूर्ण सुंदरता नष्ट हो जाती है। सर्वोत्तम अनुवाद हमेशा अनुवादक की प्रतिभा और विशिष्टता पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में टिटलर आगे कहते हैं कि साधारण अनुवादक का अनुवाद मूल रचना की तुलना में फीका पड़ जाता है, लेकिन रचनात्मक और कुशल अनुवादक का अनुवाद कभी भी मूल से भी अधिक प्रभाव डाल सकता है। तो छूट है, लेकिन वो कहाँ है? टिटलर के अनुसार कविताओं में भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं में कहाँ हम छूट ले सकते हैं, इस पर ध्यान देना है।
टिटलर अपने सिद्धांत में कहते हैं कि अनुवाद में मूल रचना जैसे सरलता और स्वाभाविकता की अपेक्षा की जाती है। अनुवादक मूल चित्र के रंगों का उपयोग नहीं करता, लेकिन उसमें मूल के अनुसार सर्वोत्तम गुणत्व की अपेक्षा की जाती है। उसे मूल रचना की शक्ति और संवेदना का पालन करने की अनुमति नहीं है। हालांकि मूल पाठ के अनुसार अवसर उत्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में यदि अनुवादक मूल लेखक की आत्मा को ग्रहण कर लेता है तो वो इस आत्मा को अपनी भाषा में व्यक्त करने की में सक्षम रखता है। तो मूल को लेना है अनुवादक को, मूल को नहीं लेगा तो वो अनुवाद नहीं कर पाएगा। इस संदर्भ में टिटलर का अनुवाद संबंधी सिद्धांत अनुवाद चिंतन में महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रसिद्ध भारतीय विद्वान रघुनाथ राव ने कुछ व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ हम उनके सिद्धांतों के महत्व को लेकर ही हम यहाँ पे फिर हम यहाँ हमारे भारतीय विद्वान रघुनाथ राव को लेकर हम बात कर रहे हैं, जबकि एक अलग से हम अगले हमारा जो है सप्ताह 6 में हम भारतीय चिंतक अनुवाद चिंतक पर भी हम बात करेंगे। उसमें हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे कुछ बातें उनकी जोड़ी हैं। अनुवाद शब्दों पर नहीं बल्कि पूरे विचार को के आधार पर होता है। अनुवाद में मूल पाठ की सामान्य शैली पर ध्यान देना चाहिए। पाठक मूल रचना से परिचित नहीं, उसके लिए सरोकार केवल अनुवादित रचना होती है, इसलिए उसके लिए वही पूरी रचना होती है जिससे वो समझ सके और लाभ प्राप्त कर सके। यदि मूल पाठ में अलंकारिक अभिव्यक्तियां उपयोग की गई थीं तो उन्हें अनुवाद में समान शक्ति के साथ व्यक्त नहीं किया जा सका, तो उनके समरूप भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की जा सकती है। मूल पाठ के जटिल भावनाओं को आवश्यक होने पर व्याख्या अथवा पाठ टिप्पणियों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अनुवादक को अनुवादित रचना के माध्यम से लक्ष्य भाषा के पाठकों में मूल रचना के पाठक को जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव उत्पन्न करना पड़ता है। अब ये इन सब चीज़ों को हम पहले से देखते आ रहे हैं। जो सिद्धांत लिखे हैं वो भी कुछ चीज़ों को बताते जा रहे हैं। जहाँ पे एक विद्वान की कमी है, उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया, तो दूसरा विद्वान उसको स्पष्ट कर रहा है। समसांस्कृतिक भाषाओं में अनुवाद करते समय मूल के समरूप या समाश्रुत तथा सम सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को अनुवाद में शामिल करना सही है। इससे भाषा की मित्रता बढ़ती है। कुछ भाषाओं की वाक्य संरचना जटिल और भ्रमित करने वाली हो सकती है। अनुवाद करते समय लंबे और जटिल वाक्यों को छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन विचारों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वास्तव में अनुवाद की विशिष्टता यह है कि यह अनुवाद के रूप में नहीं लिखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें स्पष्टता देती है। भाषा वैज्ञानिक संप्रदाय में 20वीं सदी में अनुवाद के संदर्भ में भाषा विज्ञान में विचार विमर्श हुआ। वास्तव में इस विचार विमर्श में नोम चॉम्स्की के रूपांतर प्रजनत व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट है। चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत सतही संरचना और गहन संरचना की संकल्पना में अनुवाद की व्यवहारिक प्रविधि की संभावना प्रकट हुई है। इसके आधार पर नायडा ने मूल भाषा के विकोडीकरण को स्पष्ट करने के लिए एक तकनीक प्रस्तुत की जो लक्ष्य भाषा में उसके समकक्ष अभिव्यक्ति के सही निर्माण को समझने में मदद करती है। नायडा ने चॉम्स्की की प्रजनत व्याकरण के आधार पर 1964 में अमेरिकी पत्रिका लैंग्वेज में साइंस ऑफ ट्रांसलेशन शीर्षक से एक लेख के माध्यम से मूल भाषा की संरचना से बीज अर्थ को प्रकट करना, लक्ष्य भाषा में उसे परिवर्तित करना और लक्ष्य भाषा में उसका प्रजनन करना, अनुवाद के वैज्ञानिक स्वरूप को उद्घाटन करना। इस संदर्भ में इंग्लैंड में कैटफोर्ड ने भी एएम के हैलिडे के व्यवस्थापरक व्याकरण के आधार पर समतुल्यता की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी संदर्भ में जर्मन के अनुवाद को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अब ये इन लोगों के जो बात हुई, जहाँ पे नायडा हैं, कैटफोर्ड हैं, तो इन्होंने इसको अनुवाद को किस तरह से एक व्यवस्थित रूप देना है, इस पर इन्होंने ध्यान दिया और फिर इन्होंने कई लेख लिखे। तो भाषा वैज्ञानिक संप्रदाय में
वहाँ पे भाषा विज्ञान पर विचार विमर्श करके जब भाषा विज्ञान सही से उसका अध्ययन किया गया तो फिर उसका प्रयोग अनुवाद में बहुत सही तरीके से होने लगे, तो उससे संबंधित कई सिद्धांत आने लगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बेल्जियम, इजराइल और नीदरलैंड्स में अनुवाद सिद्धांत के मार्गदर्शक तरीके की कमियों को स्पष्ट करते हुए अनुवाद की वैकल्पिक लक्ष्य भाषा में पाठ के आधार को प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसके संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया गया एक विद्वान एंद्रे लिफेब्रे अनुवाद को एक प्रकार की पुनः संरचना मानते हुए इसे मूल भाषा के परिवर्तन ना कहकर अपरिवर्तन कहा। वस्तुतः परिवर्तन में मूल पाठ का प्रतिबिंबन होता है, जबकि अपरिवर्तन में प्रत्यक्षीकरण का परिवर्तन शामिल होता है। इसके लिए पुष्टि न केवल लिखित परंपरा में है वरन मौखिक परंपरा में भी मौजूद है। इस बीच तेल अवीव संप्रदाय के इतनमान इवन जोहर और ग्रीदमान डोरी अनुवादित पाठ को एक संसाधित पाठ मानते हुए उसकी पूरी प्रविधि और प्रकृति को स्वाभाविक रूप से साहित्यिक बहुप्रणाली के रूप में स्थान दिया गया। तो इन्होंने स्थान दिया, इसमें एक निश्चित समय में एक निश्चित संस्कृति के तहत अनुवादित पाठ के आधार को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। इत्तमान इब्न जोहर ने रूसी रूपवाद की श्रेणीबद्ध साहित्यिक प्रणाली की अवधारणा और साहित्यिक परिवर्तन के विकास के सिद्धांत के आधार पर बहुप्रणाली सिद्धांत का पाठ पढ़ाया। तो अब रूसी भाषा वैज्ञानिक, जर्मन भाषा वैज्ञानिक, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक, तो उस भाषा में रूसी में, रूस में, जर्मन में, अंग्रेजी में अनुवाद को लेकर, भाषा विज्ञान को लेकर जो जो उनकी समझ आई उन सबको उन्होंने, जैसे समय पर आधारित सामग्री भी है। जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में कोई सामग्री पढ़ी जा रही है तो उसका अर्थ एक निकलता है। अगर हम इसको भविष्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, और जो बीत चुका उस पर बात करेंगे तो वो उसका अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए अनुवादक होते हुए। इस बहुआयामी प्रणाली में साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रणालियां हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अनुवाद को साहित्यिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण उप प्रणाली मानते हुए एक समग्र क्रमबद्ध सांस्कृतिक प्रणाली का वर्णन किया। इस विचार के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि अनुवाद सिद्धांत की कोई भी प्रणाली खोजने की आवश्यकता नहीं जिसमें अनुवादित पाठ का मूल्यांकन मूल भाषा के पाठ के संदर्भ में किया जाता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि अनुवाद कैसे संभव होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रविधि में पारंपरिक भाषा केंद्रित अनुवाद सिद्धांत के मूल्यांकन और निर्देशात्मक प्रतिमानों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पारंपरिक भाषा केंद्रित अनुवाद सिद्धांत पर दरिद्र ने विखंडनवाद, रिकंस्ट्रक्शन थियरी का प्रभाव पड़ा है। दरिद्र ने अर्थ की नींव को अस्थिर मानते हुए कहा है कि बीज शब्द या गहन संरचना जैसे कोई भी चीज नहीं है, इसलिए एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रतीकों का परिवर्तन नहीं होता बल्कि मूल पाठ का परिवर्तन होता है। इस प्रकार भाषा और अर्थ के बीच संबंधों पर गहन चिंतन आज भी अनुवाद सिद्धांत में हो रहे हैं। तो बीज अर्थ को लेकर, बीज शब्द को लेकर जो है कई शोध हुए हैं। तो संकेत पर भी है, प्रतिमानों पर भी है, प्रतीक पर है। तो कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का विकास हुआ है। अनुवाद को इससे एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान ही जो है वो अभी प्रमुखता के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुवाद एक भाषा शास्त्र प्रक्रिया है, इसलिए इसमें भाषा शास्त्रीय सिद्धांत, नियम और प्रक्रिया उपयोग की जाती हैं। भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, प्रोक्ति और विभिन्न स्तर पर अनुवाद को विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
भाषा विज्ञान की प्रगति में कंप्यूटर भाषा विज्ञान का विकास हुआ, जिसके कारण कंप्यूटर आधारित अनुवाद की संकल्पना निकली। इस प्रकार मशीन अनुवाद कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान का एक मिश्रित क्षेत्र है। इसमें भाषा के आधारभूत व्याकरणिक नियम और कलन विधि स्मृति कोश में संचित की जाती है। इसके आधार पर कंप्यूटर अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अनुवाद करता है। अब ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे इसका प्रयोग हो रहा है। आज के समय में अगर हम आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक प्रमुख चीज़ हो गई है, जिसमें भाषा विज्ञान का प्रयोग हो रहा है और भाषा की संरचना को लेकर और कोश को लेकर, एक स्मृति कोश को लेकर, एक हमें एक जो इस प्रणाली में जो हमें जो उसके उत्पन्न होते हैं परिणाम, वो बहुत अद्भुत हैं। इस प्रकार अनुवाद के सिद्धांत अनुवाद की व्यवहारिक रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। अनुवाद से संबंधित चिंतन अभी भी जारी है और नए नए सिद्धांत हमारे सामने आ रहे हैं। इन सिद्धांतों में अनुवादित पाठ को स्वाभाविक रूप से अनुवाद की तरह नहीं दिखना चाहिए, बल्कि पूर्व पाठ का सहायक पाठ होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया। तो हमने आज देखा कि कुछ सिद्धांत बने, उसमें विद्वानों ने उसको बनाया और उसका जो है व्यवहारिक रूप भी देखा। जब उसका अभ्यास में लेकर आए तो वहाँ उनकी समस्याएं क्या रही ये भी हमने देखी, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत रही ये भी हमने देखी। कुछ ने उस पक्ष पे बात किया तो कुछ ने उस पक्ष की ज़रूरत नहीं है ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। आगे के व्याख्यान में भी जो है हम कुछ और विचार को देखेंगे। तो ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक का ग्रंथ अन्य प्रकाश में अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, इन सब से सामग्रियों को लिया है, संदर्भ के रूप में रखा है, जोड़ा गया और इनसे उदाहरण भी लिए गए और इस व्याख्यान में जोड़े गए हैं ताकि हमारा यह व्याख्यान सफल रहे, आप लोग इसको समझ सकें। इसको समझने में जो है हमारा व्याख्यान सफल होगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा भी सकूं। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।